मोशन के बारे में देखेंगे हम लोग क्लास 11th लेवल का। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहते हैं कि आपका दोस्त और आप दोनों कार में बैठे हैं तो क्या आप लोग दोनों मोशन में हैं। फिजिक्स कहता है कि अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो ऑब्जर्वर किसी चीज़ को चलता हुआ तभी कहेगा जब वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर या पास हो रहा हो, साथ ही साथ टाइम पास कर रहा हो, यानी कि मोशन हमारा एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का डेफिनेशन किसी के रिस्पेक्ट में तैयार होना। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन तभी कहलाएगा जब वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दूर या पास होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये हमारा ऑब्जर्वर है और दिस इज माई कार। ये कार मोशन में यदि है तो इस ऑब्जर्वर को ये ज़रूर पाना होगा कि ये कार इस ऑब्जर्वर से या तो दूर जा रहा है या पास आ रहा है, या तो ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तभी ये ऑब्जर्वर इस कार को मोशन में कह सकता है। यदि मान लीजिए कि इस कार में दो लोग बैठे हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और ये कार चल रही है। कार में बैठा हुआ इंसान जो ए है वो बी को मोशन में नहीं कहेगा, क्योंकि ये क्या देखता है कि दिस मैन इज नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ए। मैन बी भी मैन ए को ये कह सकता। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड टाइम। यानी कि यदि टाइम बीत रहा हो और यदि पोजीशन चेंज हो रहा हो, टाइम बीत रहा हो, पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो हम ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं, प्रोवाइडेड एक ऑब्जर्वर उसको दूर या पास होता हुआ देख रहा है। यानी कि मोशन को आप तब तक, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि कोई एक ऑब्जर्वर ना हो और पैरेलल में टाइम पास करना चाहिए। इसका और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक कार ए है, इस कार का नाम ए है और इस कार का नाम बी है। कार ए और कार बी के बीच की दूरी डी है और ये दोनों रेस्ट में हैं। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और इनिशियली जब ये दोनों रेस्ट में थे तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, डी थी। मान लीजिए किसी समय में ये दोनों कार एक साथ चलना शुरू करते हैं। ये कार ए चलता है, मान लेते हैं इस कार ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और इस कार बी का भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। दोनों चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में कार ए 10 मीटर जा रहा है। सिमिलरली एक सेकेंड में कार बी 10 मीटर आगे जा रहा है। थोड़ी देर के बाद इनकी स्थिति क्या होगी, इनकी स्थिति ये होगी कि ये कार 10 मीटर एक सेकंड में आगे जा चुका होगा और ये भी कार 10 मीटर एक सेकंड में आगे जा चुका होगा और इन दोनों के बीच की दूरी उस वक्त क्या होगी। देखिए सिचुएशन अगर ये लें हम कि हमारा कार ए और कार बी अब यहाँ आ चुका है। ये मान लीजिए कि इसका पोजीशन P1 था और इसका पोजीशन P2 था। अब नया पोजीशन कार ए का क्या बन गया है,
P1 डैश और कार B का बन चुका है P2 डैश। तो 1 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 1 सेकंड में ये भी 10 मीटर आगे गया है, 1 सेकंड में ये भी 10 मीटर आगे गया है। दोनों के बीच की दूरी पहले से क्या थी? d थी। दोनों साथ साथ चलना शुरू किया है, तो अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी? d ही रहेगी। अब कार A में जो बैठा हुआ ड्राइवर है और कार B में जो बैठा हुआ ड्राइवर है, ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे को क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे या मोशन में? फिजिक्स कहता है कि जब तक कोई सेपरेशन नहीं होता है दोनों के बीच में, सेपरेशन तो पहले ही से था, सेपरेशन में चेंज नहीं होता है, यानी कि D अगर D माइनस बन जाता, D माइनस यानी D से थोड़ा कम हो जाता, या D प्लस नहीं हो जाता, यानी कि पहले D थी अब D से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये कार A कार B को रेस्ट में बोलेगा, कार B कार A को रेस्ट में बोलेगा, क्योंकि दोनों की बीच की दूरी हमेशा क्या रही है? D रही है ड्यूरिंग द मोशन। हर मोमेंट पर ये जितना आगे बढ़ेगा ये भी उतना आगे बढ़कर दोनों की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? D हो जाएगी, यदि दोनों का वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्थिति में ये दोनों कार की बीच की दूरी जो D है वो D ही रह जाएगी। तो कार A कहेगा कार B को कि कार B मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज कर ही नहीं रहा है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कार A फॉर कार B। सिमिलरली कार B ये कहेगा कि कार A मेरे से D दूरी पीछे पर है और हमेशा D दूरी के पीछे पर ही रहता है, देयर इज नो चेंज इन D while both are in motion with respect to each other। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक C, इस आदमी का नाम C है, ये C क्या बोलेगा कार A और कार B को? C बोलेगा कि दोनों कार मोशन में हैं, क्योंकि इस आदमी की तुलना में ये दोनों कार दूर जा रहे हैं इस आदमी से, तो ये तो ज़रूर बोलेगा ये दोनों कार क्या चीज़ में है? मोशन में। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। मोशन, आप ऐसा ना सोचें कि आप जब गाड़ी चलाते हैं आपका शरीर हिलता डुलता है तो आपको लगता है कि मोशन में है। ये हमारा ज़िंदगी का अनुभव है। फिजिक्स अपने कॉन्सेप्ट पर चलती है। फिजिक्स कहता है क्या? एक ऑब्जर्वर किसी चीज़ को मोशन में तब बोलेगा जब वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर से दूर हो गया टाइम के साथ या नज़दीक आ गया टाइम के साथ। यानी कि पहले ही से इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? D थी। अब D अभी भी है, ना ही D माइनस हुआ ना ही D प्लस हुआ, यानी कि D में चेंज होना मांगता है, यानी कि चेंज इन सेपरेशन। ये सेपरेशन दोनों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो या तो बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कार A एंड कार B क्या है? D है। इसकी तुलना में इसकी दूरी क्या है? D है। इसकी तुलना में इसकी दूरी क्या है? D है। ये रिलेटिव सेपरेशन जो है ना चेंज होना चाहिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेटिव चेंज इन सेपरेशन while the motion of both car there should be change in D। D या तो D प्लस हो जाए या D माइनस हो जाए, D या तो बढ़ जाए या D घट जाए जब ये दोनों मोशन कर रहे हैं। तो मोशन का डेफिनेशन हम लोग देख लिए कि इट इज ए सच काइंड ऑफ थिंग विच डिपेंड ऑन टू थिंग्स। मोशन किस पर डिपेंड कर रहा है? आप लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टू फैक्टर्स लिखिए। पहला टाइम पर और दूसरा ऑब्जर्वर पर। इसी ऑब्जर्वर को सराउंडिंग भी कहते हैं। इसी ऑब्जर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग भी बोलते हैं। तो मोशन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। मोशन
मोशन का डेफिनेशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट said to be in motion if there exists change in position with respect to ऑब्जर्वर को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, सराउंडिंग बोल सकते हैं, एंड टाइम। अब आइए, मोशन में अगर चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है, देखिए मोशन में क्या होना जरूरी है, चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है। तो आज हम लोग चेंज इन पोजीशन पर थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। चेंज इन पोजीशन आप कैसे कर सकते हैं? चेंज इन पोजीशन, मान लीजिए कि ये आपका घर है, इसका नाम हम दे देते हैं P1, और ये मार्केट है, इसका नाम दे देते हैं हम P2, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। अब आपने घर से मार्केट जाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या किए कि पहले आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए। एक और आदमी है, उसको जाने का मन करता है, तो वो ऐसे घूमते फिरते जाता है। एक आदमी है, कहता है कि हम एकदम सीधा जाएंगे। यानी कि चेंज इन पोजीशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कभी भी डायरेक्शन हम चेंज नहीं किए, एकदम स्ट्रेट। दूसरा क्या है कि हम डायरेक्शन को चेंज करके जा सकते हैं। तो यदि आप दो पोजीशन के बीच में डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी डेफिनेशन में ही उसके कॉन्सेप्ट छिपे रहते हैं। यदि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को और क्या कह सकते हैं आप, डिस्टेंस प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन। यानी कि ऐसा कोई ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस प्लस फिक्स डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट, तीनों एक ही बात है। जबकि यदि आप डायरेक्शन को कहीं भी चेंज कर देते हैं, जैसे आप तो स्ट्रेट ही गए, लेकिन यहां से जाने के बाद आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब क्या हो रहा है कि आप ये पूरा सिचुएशन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक को आप डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरे को डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि आपने इस पूरे जर्नी में एक जगह आकर डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इसको यदि देखिए, आप यहां पर डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, हर वक्त चेंज कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ को आप फॉलो करके गए उसकी लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन, पाथ लेंथ थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स। देखिए, डिस्टेंस क्या है, वो पाथ है, उस पाथ का लेंथ है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट मूव किया है। तो ये हमारा पाथ है, इस पाथ का लेंथ निकाल लीजिए, डिस्टेंस कहलाएगा। ये भी तो हमारा पाथ लेंथ कहलाएगा, इस पाथ को आप फॉलो किए हैं, ये भी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इस डिस्टेंस की खासियत क्या है, इस डिस्टेंस की खासियत ये है कि इसमें डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये क्या कहला गया, डिस्प्लेसमेंट कहला गया। ये भी एक पाथ है, इस पाथ को आप क्या कीजिए, कैसे मेजर कीजिएगा, इसको एक रस्सी ले लीजिए, एक रस्सी को इस पर क्या कीजिए, ऐसे ऐसे बिछाइए,
और उसको फिर सीधा करके मीटर स्केल से मेजर कर लीजिए, तो इसका पूरा लेंथ पता चल जाएगा। तो पाथ लेंथ थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स कहलाता है डिस्टेंस, और अगर शॉर्टेस्ट पाथ अपना लिए आप तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ऑप्ट करते हैं, हवाई जहाज़, क्योंकि हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए ऊपर में उड़ना है, कोई ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट। यहाँ रांची, हम लोग रांची में हैं मान लीजिए, और ये हमारा पटना है, तो यहाँ से हवाई जहाज उड़ा, आकाश में पहुँचा, फिर सीधा ट्रैवल किया और फिर यहाँ लैंड कर गया। अब यहीं पर रोड से अगर जाता बाई बस तो पता चलता कहीं जंगल आ गया, तो कहीं नाले आ गए, तो उसको क्या है, रास्ते को उसके अनुसार चेंज करना होगा। तो पहले ये इधर जाता है, फिर देखता है कि अरे भाई यहाँ पर तो बहुत ही ख़राब रास्ता है, तो सरकार जो है रास्ता बनाती है ऐसे, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर जाना है यहाँ, लेकिन रास्ता ही नहीं इधर से बन सकता है, जंगल है, बहुत घना जंगल है, इससे अच्छा है कि कोई अच्छा रास्ता इधर से बना लिए और ऐसे पहुँच गए। अब देखिए, ये आपका पोजीशन 1 था और ये पोजीशन 2 था। हवाई जहाज़ में आपको आकाश में पहुंचना है, यानी कि ज़मीन को तो छोड़ना है, इसलिए थोड़ा बेचारा वो उड़ा ऊपर, फिर चला गया ये स्पेस में और सीधा ट्रैवल किया और फिर लैंड कर गया। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को ऑप्ट किया, जबकि यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग हवाई जहाज से हजारों किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर लेते हैं, जबकि वही 1000 किलोमीटर अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करें तो आपको 120 किलोमीटर 3 घंटे में आप ट्रैवल कर सकते हैं, नॉर्मल अगर 60 घंटे से आप चलाएं तो 120 किलोमीटर आप 3 घंटे में आसानी से अगर चलाइएगा कार तो पहुंच जाइएगा। अब मान लीजिए कि 120 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटा लगता है, तो आप सोचिए 1000 किलोमीटर जाने में आपको कितना घंटा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जबकि वहीं पर अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, हवाई जहाज़ से, तो आप एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है आकाश में। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए, यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो ये क्या है, ये चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन। यानी कि अगर आपको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जाना है, ये हमारा पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो या तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑप्ट कर लें या फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑप्ट ना करें। अब यदि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में देख रहे हैं क्या कि डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, और ये हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स है। अब अगर इस पाथ को फॉलो करके अगर आप चेंज इन पोजीशन करते हैं तो आपकी जो डायरेक्शन रहेगी मोशन की, वो क्या रहेगी, एकदम फिक्स। और ऐसा मोशन ऐसा मोशन जिसमें आप पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जा रहे हैं और डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम लोग स्पीड कहते हैं। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ आपका स्पीड तो जरूर है, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड। और इसमें अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट, यानी कि आपकी जो मैग्नीट्यूड है चलने की वो है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि यदि आप चलते हैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच में डायरेक्शन फिक्स करके, तो ऐसे मोशन को वेलोसिटी कहेंगे, और यदि डायरेक्शन फिक्स करके नहीं चलते हैं तो स्पीड कहलाएगा। अब चलने का भी अपना अपना स्टाइल है। देखते हैं आज का नौजवान लोग कैसे बाइक चलाता है,
अरे धीरे धीरे जा रहा था, अचानक तेज कर दिया। हम लोग तो कहते हैं, हम लोग भी एक समय में जवान थे, हम तो कभी गाड़ी बाइक ऐसे नहीं चलाए हैं। ऐसे क्यों चलाते हैं आप लोग? बहुत गलत बात है। ठीक है, चलाइए, किसी दिन कुछ होगा। और हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कह रहे थे कि हम लोग गाड़ी चला सकते हैं कैसे? एकदम स्मूथली, यानी कि हम 10 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, तो फिर 10 मीटर जाते हैं 1 ही सेकंड में, फिर 10 मीटर जाते हैं 1 ही सेकंड में। ऐसे चलने की प्रक्रिया को यूनिफॉर्म कहा गया। कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, स्पीड में आपको दिमाग में क्या देना है कि आप किसी टेढ़े मेढ़े पाथ में चल रहे हैं, और वेलोसिटी में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको एकदम सीधा चलना है। वेलोसिटी वर्ड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट में आप चल रहे हैं। स्पीड का मतलब यह है कि आप डिस्प्लेसमेंट में नहीं चल रहे हैं। सिंपल है, आप कोई टेढ़े मेढ़े पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। स्पीड को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड। वेलोसिटी को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तरह से देखा जाए तो मोशन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चेंज इन पोजीशन आप यूनिफॉर्मली कर सकते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्मली। हम अच्छा से इसका एक ट्री ही बना देते हैं आप लोग के लिए, यानी कि कैसे ये बढ़ेगा। इसको हटा देते हैं। देखिए, मोशन को 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 भागों में बांट सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को शॉर्ट में NU लिखते हैं, ओके। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? ये स्पीड हो गया, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेरिएबल। अब देखिए ध्यान से, आपको पोजीशन में चेंज करना है। क्या करने के लिए? मोशन करने के लिए। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जाना पड़ेगा ना मोशन करने के लिए। ऑब्जर्वर कहीं बैठा रहना चाहिए। देखिएगा, मोशन करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत है कि ऑब्जर्वर देखना मांगता है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे से दूर या पास हो रहा है। तो कहीं हम इधर ऑब्जर्वर को सेट कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कहीं ऑब्जर्वर है, ये क्या देखता है कि एक ऑब्जेक्ट या तो ऐसे गया या सीधा गया। अगर ये देखेगा कि एकदम सीधा गया तो किस कैटेगरी में ये गिर जाएगा? वेलोसिटी वाले कैटेगरी में। सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अभी छोड़ दीजिए,
अगर आप स्ट्रेट गए पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तो ये आदमी कहेगा कि आप वेलोसिटी कर रहे हैं चलने में, आपकी मोशन कैसी है, वेलोसिटी है। और यदि आप डायरेक्शन फिक्स नहीं किए तो ये आपको किस कैटेगरी में डाल देगा, स्पीड वाले कैटेगरी में डाल देगा। अब ये देखता है क्या कि वेलोसिटी यानी कि आप इस रास्ते में जा रहे हैं, 10 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, तो आप आ जाएंगे इस कैटेगरी में, यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ बात है। तो क्या करेंगे यहां पर, आप 10 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर आप 15 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर आप 20 मीटर चले जाते हैं 1 सेकंड में। तो आप किस पाथ को फॉलो करके गए, इस पाथ को फॉलो करके गए। और कैसे गए, अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो आप नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी है आपका। अब आप इस रास्ते को पकड़ लीजिए, आप 10 मीटर जाते हैं, फिर 10 मीटर जाते हैं, फिर 10 मीटर जाते हैं, फिर 10 मीटर जाते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं हर 10 मीटर के लिए 1 सेकंड। लेकिन रास्ता तो आपका टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा इसलिए स्पीड। और आप कैसे जाते हैं, हर 1 सेकंड में 10 ही मीटर जाते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, 10 मीटर गए टेढ़े मेढ़े रास्ते से, 10 मीटर गए 1 सेकंड में, फिर 15 मीटर गए 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर चले गए 1 सेकंड में, फिर 50 मीटर चले जाते हैं 1 सेकंड में। और रास्ता कैसे, टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता के कारण आ गया वर्ड स्पीड। और अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो नॉन यूनिफॉर्म। तो अब सारे का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए मोशन में क्या होना मांगता है, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन कैसे होता है, या तो डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से। तो इसको हम हटा रहे हैं, यहां डेफिनेशन लिखेंगे। मोशन का डेफिनेशन क्या अभी तो लिख दिए थे, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन 2 स्टाइल में हो सकता है, डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इक्वल चेंज इन पोजीशंस, इक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ये बार बार हम लोग ना नहीं लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बाय डिफॉल्ट आप जान चुके हैं कि किसी चीज़ का मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर को दिखना चाहिए कि वो या तो आपसे दूर हो रहा है या पास हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अनइक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अभी हैंड राइटिंग मेरा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमको व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पर लिखने का आदत है। ये थोड़ा सुंदर लगता है इसलिए इस पर लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा अच्छा से खिल के आपका वर्ड नहीं आता है, इसीलिए हम उस पर नहीं लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग धीरे धीरे सुधर ही जाएगा। अब आइए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी है तो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस, unequal change in distances
इन इक्वल टाइम इंटरवल। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल, देखो वेलोसिटी में है तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये हम लोगों का पूरा मोशन का ट्री तैयार हो गया। मोशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आप कितना भी प्रिंटेड नोट्स कहीं से ले लें, किसी का ले लें, मेरा ही खुद प्रिंटेड नोट्स अगर आप ले लें, कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जब देखिए, शिक्षा का रियल मतलब ये भी होता है पढ़ना, उसके साथ साथ लिखना। हम लोग बचपन में एक हिंदी की किताब थी, उसमें एक कहानी था, कोई बहुत अच्छे राइटर लिखे थे, सुलेख का अच्छा ना होना अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। सुलेख का मतलब होता है हैंड राइटिंग, सुलेख, लेख सु माने अच्छा, सुलेख का अच्छा ना होना अधूरी शिक्षा की पहचान होती है। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपके पास ज्ञान भी अधूरा है, ऐसा माना गया है। तो अच्छे से हैंडराइटिंग बैठा बैठा कर सारा नोट्स लिखना चाहिए। आप जब लिखते हैं ना तो वो 25% ना आपके मेमोरी के में सेट होने के लिए काम करता है। इसलिए अगर रियली में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना नोट्स खुद से लिखिए, टीचर्स के लिखे हुए चीज़ों को अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए। देन आफ्टर देखिए, जब आप उसको दोबारा 6 महीने बाद भी पढ़िएगा ना तो पढ़ने समझने की रेट बड़ी फास्ट होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।